तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो में। जितनी हमारी पिछली वीडियो थी वो सारी हमारी सेकंड चैप्टर पे थी। 13 लेक्चर उसके कंप्लीट हो गए थे। उसके 2 लेक्चर अभी बचे हुए हैं न्यूमेरिकल्स के, वो दोनों लेक्चर हैं और वो सॉफ्टवेयर के थोड़ी दिक्कत होने के कारण वो अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं। बट अभी 17 या 18 के बाद मैं कोशिश करूँगा दोबारा से उसे अपलोड करने की। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर पे। और मैं आपको बता दूं जैसे कि CBSE का जो नया सिलेबस आया है, सो एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इसमें इंक्लूडेड है, जो हमारा पहले नहीं था, जो पिछले साल नहीं था, अब वो दोबारा से ऐड हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। और P ब्लॉक का जो 15th ग्रुप है वो दोबारा से ऐड हो चुका है। तो इसलिए हम चलते हैं एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस जो अभी हमारे पास है, आगे का पता नहीं है। तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से हमें पहला चैप्टर भी कवर करना है। तो चलिए पहले चैप्टर पे चलते हैं जो है हमारा द सॉलिड स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट्स, तो सॉलिड स्टेट्स का नाम से पता चल रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर मैं बात करूं मैटर क्या होता है, तो मैटर वो होता है दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो मैटर की कैटेगरी में आ जाता है। और हर एक चीज जो भी आपको अपने सराउंडिंग में दिख रही है वो सारी मैटर में ही आती है। जैसे मैं बात करूं अगर एयर है हमारे पास, तो एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो आपको पता है सभी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उनका कुछ एक फिक्स मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसलिए एयर का भी हमारा मास होता है और कुछ ना कुछ वो ऑक्यूपाई करती है। इसमें इतना सारा सबसे ज़्यादा हमारे अगर देखें तो हमारे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा हमारा जो ऑक्यूपाई हो रखा है स्पेस वो किससे, एयर से हो रखा है। ऐसी बात करें हमारे ब्रिक हो गई, हमारे बैट बॉल और बुक्स हो गई हमारी, ये सारा हमारा किस में आता है, मैटर में आता है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने 9th में ही पढ़ा हुआ है कि 9th में जो था कि मैटर के क्लासिफिकेशन 3 में, कॉमनली 3 में हुई है। वैसे और भी क्लासिफिकेशन है, 5 टोटल क्लासिफिकेशन करी गई है, पर जो कॉमन क्लासिफिकेशंस है वो 3 है, जो है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो 3 हमारी क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 क्लासिफिकेशन है मैटर की कॉमनली, जो है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो है हमारा सॉलिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट। फिर मैं आपको बता दूं सॉलिड स्टेट के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स हमारे पास सॉलिड स्टेट्स के होते हैं, जो है हमारा क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस 2 हमारी कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट होती है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब इसमें भी हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में वो किस स्टेट पे करेंगे, सॉलिड स्टेट की किस क्लासिफिकेशन पे करेंगे, क्रिस्टलाइन स्टेट पे। ठीक है, हम क्रिस्टलाइन स्टेट की क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो इसकी क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन की भी क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। फिर उस क्लासिफिकेशन में हम क्रिस्टलाइन के जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ ली, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर की नॉलेज लेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें हमारा लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट सेल कितने टाइप की होती है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, हम इम्परफेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या इम्परफेक्शंस होते हैं किसी भी अगर क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, तो उनके अंदर जो यूनिट सेल या लैटिस जो भी हमारे पास, उसमें किस तरीके से हमारे क्या होंगे, इम्परफेक्शंस, मतलब पूरा जो लैटिस है उसमें कैसे इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स बोल सकते हो कि डिफेक्ट्स किस किस टाइप के हमारे होते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे, हमारे क्रिस्टलाइन की। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, ऐसे और भी छोटे मोटे टॉपिक इसमें बहुत हैं। तो अभी के लिए जो ये ओवरव्यू मैंने दिया है आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स के अंदर, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, और पूरा हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट से, क्या सॉलिड स्टेट होता है, क्यों सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सॉलिड जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, तीन टाइप के हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं,
तो उसमें अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है, सॉलिड की बारे में बात करें तो सॉलिड का जो अगर मैं बोलूं कि ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट हमारी कैसी स्टेट होती है, रिजिड स्टेट होती है, इनमें रिजिडिटी होती है। वेयरएज अगर मैं बात करूं लिक्विड और गैसेज में तो ये फ्लूइडिटी होती है इनमें, ठीक है, इसमें रिजिडिटी होती है। और लिक्विड एंड गैस के बारे में बात करूं तो इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। रिजिड मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब आप बोल सकते हो कि हार्ड होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, जो ये क्या होता है, सॉलिड होते हैं। और वेयरएज अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें तो उनमें फ्लूइडिटी, वो टेंडेंसी टू फ्लो होती है उनमें, ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे लिक्विड हमारा फ्लो कर सकता है, गैस हमारा फ्लो कर सकता है। ऐसी हम बात करें इसके क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अगर मैंने बोला कि कोई चीज हमारी रिजिड है, कोई चीज हमारी क्या है, हार्ड है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाती है और उसका फिक्स क्या हो जाता है, शेप हो जाता है। अगर मैं बात करूं कोई हमारा बुक है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है लाइक बैट है, तो अगर हम देखें तो उनकी जो हमेशा स्ट्रक्चर होता है वैसे का वैसे ही रहता है। क्यों रहता है वैसे का वैसे ही, क्योंकि वो क्या है, वो सॉलिड है और वो क्या होता है, फिक्स्ड शेप होती है उनके और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। बात करें लिक्विड और गैस की, लिक्विड जो होता है उसके फिक्स्ड जो हमारी होती है शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। शेप कौन सी अटेन करेगी, जिस कंटेनर में हम उसे डालेंगे। गैस की बात करें ना उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम ना फिक्स शेप, वो डिपेंड करेगी कंटेनर की वॉल्यूम पे और कंटेनर की शेप पे, ठीक है। तो ऐसी बात करें और सॉलिड के बारे में तो इसमें क्या होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा सॉलिड होता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है जितने भी हमारे मैटर होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उससे हमारे फॉर्म होते हैं। तो अगर हम बात करें वो पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो सॉलिड में होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण वो कैसा शेप अटेन करते हैं, सॉलिड का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे स्ट्रक्चर की तो सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो थोड़े दूर रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी रिजिडिटी क्या कर देता है, लूज कर देता है। ऐसी गैस के बारे में बात करें और गैस के क्या होते हैं, और दूर होते हैं, ठीक है। बट अगर सॉलिड का स्ट्रक्चर देखें तो सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं हमने टेम्परेचर चेंज किया या प्रेशर चेंज किया, इससे होता क्या है, इससे ये जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर है कन्वर्ट हो जाती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से फिर गैस में जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें प्रेशर बढ़ाएं तो दोबारा से गैस, अगर गैस पे हम प्रेशर लगाएं तो वो दोबारा से उसके पार्टिकल पास आ जाएंगे, किसमें, पहले लिक्विड में फिर सॉलिड में। तो इसी तरीके से अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं वो पास होते हैं। तो अगर पास होते हैं तो इसका मतलब लो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। ये भी हमारा एक पॉइंट बन गया, एक प्रॉपर्टी बन गई सॉलिड स्टेट की, कि जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो भी लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये कुछ आपके सामने सॉलिड के क्या है, प्रॉपर्टीज बताई मैंने। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, तो सॉलिड की आप बात करेंगे तो सॉलिड क्या है, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस या हैविंग रिजिडिटी, ठीक है, जिसपे क्या रिजिडिटी होती है, ड्यू टू विच इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट क्या होता है। ऐसी हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड स्टेट की एग्जिस्टेंस क्यों पॉसिबल है। जैसे अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस के बारे में, सॉलिड के एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट करता है कोई भी सॉलिड स्टेट में, ठीक है, एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस की। तो मैं 2 पॉइंट बता दूं। तो हमारे कॉमनली 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट है हमारे, एक तो स्ट्रॉन्ग, मैंने जो पॉइंट लिखा था स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी सॉलिड में, क्योंकि अगर वही लूज होगी, अगर मान लो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, वीक होगी, तो वीक होने की वजह से जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे तो इसका मतलब उनके पार्टिकल्स अगर दूर रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट की तरफ जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा क्या होगा, सॉलिड स्टेट क्या आता है, एग्जिस्ट करता है। ऐसी बात करें टेम्परेचर की या एनर्जी की, ठीक है, थर्मल एनर्जी की बात कर देते हैं। थर्मल
एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, तो अगर हम जैसे टेम्परेचर किसी भी सॉलिड स्टेट का बढ़ाते हैं, तो सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होंगे जिससे सॉलिड स्टेट बनी है, उनमें कहीं ना कहीं क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, काइनेटिक एनर्जी उसमें कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज वीक होती जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और वो लिक्विड स्टेट की तरफ जाते जाएंगे। तो अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे हमारी क्या होती है, जो थर्मल एनर्जी होगी वो लो होगी, लो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी लो होगी, और पार्टिकल्स अपनी मीन जो सॉलिड स्टेट में जो हमारे पार्टिकल हैं वो अपने मीन पोजीशन पे क्या आएंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वो सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो इसलिए लो टेम्परेचर पे बात करें तो सॉलिड स्टेट या थर्मल एनर्जी अगर कम होगी तो सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये दो एग्जिस्टेंस थे कि सॉलिड स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या रीजन है, तो दो मेन रीजन जो मैंने आपको बताया। ऐसी बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो है हमारा इस लेक्चर का मेन टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैंने दो बताई, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो चलिए उस पर चलते हैं, क्या है हमारी क्लासिफिकेशंस, ठीक है। मिटा देता हूं मैं, तो जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं उसे पॉज करके लिख लो। तो अगर हम बात करें टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट की मैंने बताया आपको दो क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा इसे, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो दो स्टेट है हमारे पास, क्लासिफिकेशन दो तरीके के है सॉलिड स्टेट के। तो आपके सामने डिफरेंस लिखे हुए हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला डिफरेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कि जैसे अगर हम देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल जो उसके मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, तो उसमें देखिए तो एक आपको क्या मिलेगा, एक फैशन मिलेगा, ठीक है। एक डेफिनाइट फैशन में या ज्योमेट्रिकल फैशन में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल हैं वो अरेंज होंगे, जैसे आपको दिख रहा है पहले एक के नीचे जो उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या है, पर्टिकुलर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बाद दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। तो एक ज्योमेट्रिकल फैशन जो है वो रेगुलर है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर, ठीक है। जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, रेगुलर है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर अमॉर्फस में देखें, अमॉर्फस में क्या होता है, अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। आपको साफ दिख रहा है उसमें पार्टिकल क्या है, इधर उधर कहीं भी अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके फॉर्मेशन प्रोसेस पे, ठीक है। ऐसी बात करें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, कि अगर हम बात करें पार्टिकल जो है वो उनका क्या होगा, जो अरेंजमेंट है वो आगे जितने भी अगर हम उसका स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा हमें, उनका ऑर्डर जो पार्टिकल के अरेंजमेंट का ऑर्डर होगा वो लॉन्ग होगा, ठीक है। बट अगर इसमें बात करें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, इसमें कहीं पे अगर मिल भी जाएगा तो वो ज़्यादा दूर तक वैसा पैटर्न नहीं बना रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो दोबारा से क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो इसलिए अमॉर्फस को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऐसे अगले डिफरेंस पे चलते हैं, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैं बताऊं, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच जो हमारा सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें पार्टिकल क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के इंटरवल पे अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या है, इसमें रेगुलर है। मेल्टिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर के बारे में बात करती है, और वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर आप जैसे डेंसिटी को देखो, डेंसिटी भी एक इंटेंसिव है। उसमें क्या होता है कि अगर हम एक पानी ले लें, एक वाटर की डेंसिटी चेक कर रहे हैं, तो आप थोड़े से वाटर की डेंसिटी चेक कर लो, वो पूरे वाटर की वैसे ही होगी, ठीक है। वही डेंसिटी पूरे वाटर की होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इस केस में अगर मैं इतने की मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करूं, अगर उसके मान लो 150 आ गई तो पूरे की 150 होगी, क्योंकि इसमें क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है किसकी,
क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्यों शार्प होती है? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेगुलर अरेंजमेंट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, तो उससे आपको सारी प्रॉपर्टी का आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सारी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होती है इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अरेंजमेंट जो पार्टिकल का है, एक जगह पे अगर आप देखोगे तो पार्टिकल अरेंज हो रखे होंगे, बट वैसा मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वैसी अरेंजमेंट दोबारा से नहीं मिलेगी। तो जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट का। तो अगर देखोगे इसमें कहीं पे पार्टिकल्स इधर अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, तो इस एरिया में आप देखोगे तो तीन हमारे जो हैं जो दो तरीके हमने पार्टिकल्स ले रखे हैं, तो इसमें वो एक तरीके का तीन है, इधर दो ही है, इधर दो हैं, इधर दो है। तो अरेंजमेंट डेफिनेट ना होने की वजह से इसका क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगले डिफरेंस पे चलते हैं, जो है हमारा हैविंग डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन हमारी होती है, ये हमारा हीट, जो हम हीट प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है जिस पे फ्यूज कर जाता है। बट अगर हम बात करें हीट ऑफ फ्यूजन की, तो ये एनर्जी होती है जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसे फ्यूज करने के लिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, ये एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें क्या होती है, डेफिनाइट होती है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट डेफिनाइट होता है। बट अगर हम देखें इसमें डू नॉट हैविंग डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। कहीं पे हमारी हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होगी, कहीं पे हीट ऑफ फ्यूजन कम होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट कैसी है उस मॉलिक्यूल, उस अमॉर्फस सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, नॉट हैविंग डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे चलते हैं आगे, और भी डिफरेंसेस हैं, तो आपके सामने और है डिफरेंसेस। डिफरेंस है हमारा कि दे आर ट्रू सॉलिड। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड कहा जाता है उन्हें, और इन्हें कहा जाता है स्यूडो सॉलिड। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रू सॉलिड क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड क्या होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इसके रेगुलर अरेंजमेंट होती है और इसकी हमारी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, अभी पिछले बताया मैंने। तो ये ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड क्या है। अगर हम बात करें स्यूडो सॉलिड की, स्यूडो का मतलब होता है फेक। ठीक है, या नकली बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम देखें इसमें जो सॉलिड, या मैं एग्जांपल दे दूं, जो इसमें अमॉर्फस का एग्जांपल लेके बताता हूं मैं स्यूडो सॉलिड क्या होता है। जैसे एग्जांपल ले लो क्वार्ट्ज ग्लास। एक होता है क्या, क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्या होता है, एग्जांपल में लिख देता हूं मैं ऐसे, क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास और क्वार्ट्ज दो अलग अलग चीजें, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। तो जो क्वार्ट्ज होता है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वेयर एज क्वार्ट्ज ग्लास जो हमारा होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। दोनों सेम किससे बने होते हैं, दोनों हमारे SiO2 किससे बने रहते हैं, SiO2 से। ये भी SiO2 से बना रहता है, बट अरेंजमेंट की वजह से एक क्रिस्टलाइन हो जाता है, एक अमॉर्फस हो जाता है। अगर मैं क्वार्ट्ज की अरेंजमेंट के बारे में बात करूं, अरेंजमेंट जो इसमें SiO2 के मॉलिक्यूल का होता है वो क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक रेगुलर फैशन में होता है, कि उसमें क्या होते हैं, सारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे रहेंगे। मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, मैं SI और O के एटम नहीं दिखा रहा, मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं SiO2 की पूरी अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ जैसे होती है, ऐसे ये दूसरों से मिले रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसमें, SiO2 के मॉलिक्यूल के अंदर। बट अगर मैं बात करूं किसमें, अमॉर्फस सॉलिड में, जब हमारे क्या होता है SiO2 के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास, तो उसमें क्या होता है, हमें फिक्स पता नहीं है कि SiO2 की अरेंजमेंट कैसी है। जैसे ये Si है, ये O है, ये Si है, ये O है। ठीक है, तो ऐसी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि इसमें क्या होता है, इरेगुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, इरेगुलर। तो दूसरा ऐसा SiO, ऐसी मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऐसे होती है कि फिक्स नहीं होती। बट इसमें क्या होती है, अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि अगर मैं SiO का बनाऊं तो इसमें अगर SI 4 है तो इसमें भी 4 होंगे, इस वाले मॉलिक्यूल में भी SI 4 होंगे। ठीक है, और O भी फिक्स होंगे, इसमें भी फिक्स होंगे, इसमें भी, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, क्वार्ट्ज को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेयरएज अमॉर्फस को कहते हैं वेयरएज क्वार्ट्ज ग्लास को कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो अगर हम बात करें, जिसकी बात कर रहे थे सूडो सॉलिड, तो सूडो सॉलिड होते हैं हमारे क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज ग्लास में जो यूज होते हैं, ये बिल्डिंग में जो हम ग्लास देखते हैं या घरों में जो लगते हैं ग्लासेस, वो हमारे क्या होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। उसमें एक, जैसे मैंने बताया क्या होते हैं, वो सूडो सॉलिड होते हैं। तो सूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, अगर हम उन्हें, अगर आप टाइम टू टाइम जैसे उसको ऑब्जर्व करोगे 10 साल 20 साल बाद,
25 साल बाद, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उस सॉलिड का फ्लो होता रहेगा। जो ग्लास होते हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स में आप ग्लास देखोगे तो उनमें क्या होता है, उनका फ्लो होता है नीचे की तरफ, ठीक है, वो नीचे से थिक होते जाते हैं वो ग्लास और ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो अगर आप उसे सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि वो ग्लास जो होंगे जो ओल्ड बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, और ये बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, इसलिए हम सूडो सॉलिड कहते हैं। सॉलिड तो होता है बट बहुत टाइम में होता है प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप देखोगे उस ग्लास को नीचे से मोटा होता जाएगा, ऊपर से पतला होता जाएगा। तो मैं आप उसको अगर इधर से किसी ग्लास को देखोगे उसकी थिकनेस को, तो वो नीचे से मोटा होता जाएगा वो ग्लास और ऊपर से पतला होता जाएगा। तो ये इस तरीके के सॉलिड्स को कहते हैं सूडो सॉलिड कहते हैं। क्यों सूडो सॉलिड कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड तो है बट इनका क्या होता है, फ्लो जो हो रहा है वो लिक्विड की तरह हो रहा है। क्योंकि लिक्विड क्या होता है, फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते ड्यू टू रिजिडिटी। बट अगर आप इसमें देखोगे तो सूडो सॉलिड से इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ टाइम बाद लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करते हमेशा, बट एक सर्टेन इंटरवल के बाद इनमें क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत स्लो होता है, इतना ज़्यादा स्लो होता है कि हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्हें आप देखोगे उन ग्लास की जो बिल्डिंग्स में ग्लास लगे हुए हैं वो नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, और नीचे की तरफ क्यों करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये तो कोई सोचने की बात नहीं है कि इसकी वजह से कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो ये क्या होते जाते हैं, ग्लास नीचे की तरफ फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले, ठीक है। तो इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है किन्हें, अमॉर्फस सॉलिड्स को। क्यों कहा जाता है बताया मैंने, क्योंकि इनका फ्लो होता जाता है लिक्विड की तरह बट वेरी स्लोली, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज लगाया तो वाटर की तरह फ्लो नहीं होता, उसका लिक्विड की तरह मतलब फ्लो नहीं होता, वो इतना स्लो होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड। बट ट्रू सॉलिड क्या है, ट्रू सॉलिड मतलब जो वो हमेशा वैसे का वैसे रहे, उसकी प्रॉपर्टी वैसे ही, जो हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी है एकदम वैसी हमेशा बनी रहे। बट अमॉर्फस क्या होता है, उनकी हमेशा वैसी प्रॉपर्टी नहीं रहती, उनका फ्लो होते जाता है, एक टाइम बाद फ्लो होना स्टार्ट करता है, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे हम बात करें अगली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन में, जो है हमारी वैन कट विद ए शार्प एज टूल। जब हम उसे शार्प एज टूल से कट करते हैं तो क्या होता है, वो जो हमें सरफेस मिलता है वो स्मूथ मिलता है। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिस्टलाइन है, तो अगर मैं कट करूँगा शार्प एज टूल से तो उसका जो मुझे सरफेस मिलेगा, वो सरफेस मुझे क्या मिलेगा, प्लेन सरफेस मिलेगा, ठीक है। मैंने इसे काट दिया तो इसका जो सरफेस मिला मुझे क्या मिला, प्लेन सरफेस मिला। वेयरएज अगर अमॉर्फस की बात करें तो मुझे रफ या इरेगुलर सरफेस मिलेगा, यानी अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो सरफेस मिलेगा मुझे ऐसे मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे इसमें एग्जांपल और भी मेटल्स के हो सकते हैं, ठीक है, मेटल्स को हम कट करते हैं या नॉन मेटल्स को कट करते हैं, तो ये क्या होते हैं हमारे कैसे सरफेस देते हैं, ये हमारे स्मूथ सरफेस देते हैं, प्लेन सरफेस देते हैं। बट अगर हम बात करें इसमें तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ रबर का एग्जांपल। जैसे रबर को अगर आप काटोगे किसी शार्प एज टूल से, वो हमेशा कैसा सरफेस देता है, हमेशा रफ सरफेस देता है या इरेगुलर सरफेस देता है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा अमॉर्फस में। तो आप इनको ऐसे भी देख के, कोई अगर ऑब्जेक्ट है आप उसे रिमाइंड करके कि अगर हम शार्प एज टूल से कट करते हैं कैसा सरफेस देता है, ठीक है, रफ देगा या स्मूथ देगा, उस हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो, ये अमॉर्फस होगा क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो ये हमारे आप डिवीजन खुद भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि 10 नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि इसमें से अमॉर्फस कौन सा है, क्रिस्टलाइन कौन सा है, तो आपको 2-3 तो ऐसे पता लग जाएंगे, किस वाली प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास, इसका और भी मेटल्स नॉन मेटल्स जो होंगे, और रबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूछा जाता है पेपर में बहुत बार कि क्रिस्टलाइन कौन सा है, अमॉर्फस कौन सा है, या तो डिफाइन पूछ ली जाती है। ऐसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।